बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आप भी दूसरों की खुशियों का ख्याल किया करें। अज़ीज़ तलबा, मुझे तदरीस से वाबस्तगी में 22 साल से ज़्यादा अरसा का हो गया है। मेरे तजर्बे की रोशनी में तलबा दो तरह के होते हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, एक स्टूडेंट वो होता है जो पूछता है, सर मेरे 100 में से 80 नंबर आए हैं, 85 नंबर आए हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि नंबरों में मज़ीद इजाफा हो, मैं अपने नंबरों में इजाफा किस तरह से कर सकता हूं। टीचर को खुशी होती है, वो भी जान मारता है, कोशिश करता है समझाने की कि आप मज़ीद नंबरों में इजाफा किस तरह से कर सकते हैं। और कुछ तलबा वो भी होते हैं आमतौर पर लास्ट बैचेज़ में, सर एक क्वेश्चन है प्लीज़, जी पूछिए बेटा, पास कितने वाला है। तो अजीज़ तलबा, छोटी सी मिसाल से आप समझ सकते हैं, बस यही एक का सवाल है पास कितने वाला है, और एक 100 में से 85-86 नंबर लेकर भी मुतमईन नहीं है, वो अपने नंबरों में मज़ीद इजाफा करना चाहता है। ऐसे ही तालिब इल्म जो अपने नंबरों में मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर है, बहुत अहम लेक्चर है। अगर आप इन असूलों को समझ जाएं, बल्कि जानते तो आप होंगे, लेकिन शायद आपको इनकी अहमियत का एहसास ना हो। तो हमारा आज का लेक्चर, जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं, उर्दू में कहेंगे बेहतरीन पेशकश, कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से हो, आपकी पेशकश क्या हो, किस तरह से पेपर प्रेजेंट करें कि आप बेहतर से बेहतर नंबर ले सकें। आपके सामने लिखा है बेहतरीन नंबरों के लिए 7 बुनियादी असूल। आपके सामने 7 असूल लिखे हैं जिन पर अमल करके आप अपने नंबरों में बेहतरीन, नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये लिखा हुआ है साले अव्वल उर्दू, लेकिन ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, आपके ये तमाम सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन काम देगी, ख़ास तौर पर लैंग्वेजेस में, उर्दू में, इंग्लिश में, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान में। अगर आप तमाम पेपर्स पे अमल करते हैं इन असूलों में, तो मेरी बात को यकीन कीजिए, आपके मजमूई नंबरों में 30 नंबर से लेकर 50 नंबर तक इजाफा हो सकता है, 30 to 50 मार्क्स। अगर उर्दू की बात करें तो कम अज़ कम 5 से 10 नंबरों का इजाफा हो सकता है, अगर आप इन 7 बुनियादी हिदायत पर अमल करें। तो इस मुख्तसर तारुफ के बाद शुरू करते हैं जी। प्रेजेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लें कि बोर्ड में पेपर किस तरह से चेक होते हैं। अगर आप मेरी बात का यकीन करें, बहुत साल हो गए बोर्ड्स में पेपर चेक करते हुए। टीचर क्या करता है, आपकी यूँ शीट उठाता है 32 पेजेस की, एक मरतबा देखें, टीचर शीट्स को यूँ देखता है जस्ट वंस और रख देता है। बिलीव मी, यहाँ पर नंबर लगा लेता है, वो फैसला कर लेता है स्टूडेंट को कितने मार्क्स देने हैं सिर्फ पहली नज़र में। वो कहते हैं ना जी कि पहली नज़र, पहली सोच, पहला ख्याल, पहला तस्वर, पहली मोहब्बत इनमें नकुश छोड़ जाती है। तो बिल्कुल वही बात कि टीचर पहला इंप्रेशन लेता है, और उसके बाद मैं देख आपकी तरफ रहा हूँ और यूँ लाइनें लगा रहा हूँ, यूँ, दैट्स। तो ज़हन में रखें, इंप्रेशन को बेहतर करें, प्रेजेंटेशन बेहतर हो, पहली नज़र में पेपर अच्छा लगे। बात को समझिए, अगर मैं पढ़कर चेक करूंगा तो मैं कंटेंट पे तवज्जो दूंगा, लेकिन अगर पढ़े बगैर चेक करूंगा तो प्रेजेंटेशन की बुनियाद पर ही नंबर दे रहूँगा, ज़्यादा या कम। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा कीजिए जी। इस मुख्तसर से तारुफ के बाद बाकायदा शुरू करते हैं, वो अहम 7 निकात क्या हैं जिन पर अमल करके आप अपने नंबरों में बेहतरीन इजाफा कर सकते हैं। ये नुकात तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हैं, बिलखसूस उर्दू के लिए। सबसे पहली बात मैंने क्या लिखी, अहम निकात मार्कर से नुमाया करें। अहम पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट किया करें मार्कर से, आपको अंदाज़ा नहीं इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए, इन 7 निकात को मैं अगर एक वर्ड में बयान करूँ, जस्ट एक वर्ड में, तो ये होगा कि आप टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। मुमतहिन की बात करूं, ज़ाहिर बोर्ड पैटर्न की बात कर रहा हूं, आपका पेपर चेक करने में
टीचर को जितनी सहूलत होगी, जितनी आसानी से चेक करेगा, जितना कम वक्त लगेगा, वो खुश होकर आपको उतने ज़्यादा नंबर देगा। बात को उलट कर लें, आपका पेपर चेक करने में टीचर को जितनी उलझन होगी, जितनी परेशानी होगी, जितना वक्त ज़्यादा लगेगा, गुस्से में, शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर वो ज़रूर नंबर काटेगा। तो अब टीचर को क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं, आप किस तरह से सहूलत दे सकते हैं मुमतहिन को? वो बेहतरीन सहूलत ये है कि अहम निकात को मार्कर से नुमायां करें। होता ये है, मैंने अगर सबकी खुलासा चेक करूं, मैं जानता हूं इस सबक में 10 अहम चीज़ें हैं, उन 10 में से आपने 10 की 10 या 8-9 हाईलाइट कर दी, तो अब मुझे सबक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को देखकर नंबर लगा दूंगा, मेरा टाइम बच गया, मैं खुश होकर नंबर ज़्यादा दूंगा। दूसरी बात यह है कि आपने पॉइंट हाईलाइट नहीं किए, टीचर पढ़ना शुरू कर देगा, गलतियों पर दायरे लगाना शुरू कर देगा और आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। अब तुलबा ये सवाल करते हैं कि सर इस तरह टाइम बहुत ज़ाया होता है। आप देखिए, कलम से लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, पेन की कैप बंद करके रखें, मार्कर उठाएं, मार्कर की कैप खोलें, एक लफ्ज़ को हाईलाइट करें, फिर मार्कर की कैप बंद करके रखें, फिर पेन उठाएं, टाइम बहुत ज़ाया होता है। तो इसका भी आपको आसान सा तरीका बता दूं, आप साथ साथ हाईलाइट ना किया करें। आपका क्लास टेस्ट है, ये 3 घंटे का बोर्ड का पेपर है, आप ये करें, पेन से एक मरतबा सारा पेपर कर लीजिए, लेकिन जिन लफ्ज़ों को आपने हाईलाइट करना है, नुमायां करना है, उन लफ्ज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दें, उसका साइज़ फ़ॉन्ट ज़रा बड़ा कर दें। उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर हाईलाइट करने का टाइम ना मिला तो क्योंकि लफ्ज़ बड़ा है, किसी हद तक हाईलाइट हो रहा है। मगर कोशिश यही करें कि 5-10 मिनट निकाल लें, पूरा पेपर कर लें, उसके बाद एक ही दफ़ा मार्कर उठाएं और वो लफ्ज़ जो बड़े बड़े लिखे हैं उन पर मार्कर फेरते चले जाएं। इस तरह 4 से 5 मिनट में आपका पूरा पेपर हाईलाइट हो जाएगा। बड़े अल्फाज लिखने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि किस लफ्ज़ को हाईलाइट करना है, वो पहले से आपने बड़े लिखे हुए। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अल्फाज बड़े होंगे, जब उसके ऊपर मार्कर दोबारा फेरेंगे तो लफ्ज़ में कटिंग और राइटिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रूटीन में लिख रहे हैं तो अब देखिए, पेन की टिप बारीक होती है, वो बारीक लिखाई होती है, जब उसके ऊपर मार्कर फेरते हैं तो लफ्ज़ की शेप ख़राब हो जाती है, लगता है आपने कटिंग ओवर राइटिंग की हुई है। तो इसका बेहतरीन असूल ये है, उन अल्फाज को ज़रा बड़ा बड़ा करके लिखें, बाद में एक ही दफ़ा मार्कर से उनको हाईलाइट कर दें। इससे बहुत आसानी होगी, टीचर को पेपर चेक करने में सहूलत भी होगी, प्रेजेंटेशन बेहतर भी लगेगी, दिखने में भी पेपर का आउटलुक अच्छा लगेगा। तो इसको असूल बना लें कि अहम निकात को मार्कर से ज़रूर हाईलाइट किया करें, हाँ कोई भी क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, हर सफ़े पर 2 या 3 पैराग्राफ बनाइए। अजीज तलबा, आप मुझे किसी सब्जेक्ट की कोई बुक दिखा दें जिस पर पैराग्राफ ना बने हों। पैराग्राफ का मतलब होता है सांस लेना। देखिए, हम बोलते हुए सांस लेते हैं, लगातार नहीं बोलते। मैं अगर बगैर सांस के बोलना शुरू कर दूं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप इसी पे हैरान उतरेंगे ये बोल किस तरह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह लिखते वक्त भी सांस दिलाया कीजिए सफ़े को, और वो क्या होता है, पैराग्राफ बने। अब कितने बनाने हैं आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बना देंगे, 4-5, तो सफ़ा खाली खाली लगेगा, बुरा लगेगा। नहीं बनाएंगे या एक बनाएंगे तो सफ़ा कंजेस्टेड लगेगा, भरा हुआ लगेगा। बेहतरीन पेशकश ये है कि एक सफ़े पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ मौजूद हो। सफ़े का मतलब ईच साइड, 2 से 3 पैराग्राफ खूबसूरत लगते हैं सफ़े पर बने हुए। तीसरा नुक्ता देखें जी, कटिंग, ओवरराइटिंग, रिमूवर और वाइटनर से मुकम्मल करें, लिख दिया, मुकम्मल परहेज करें, यानी आप इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देखिए, आपने लिबास पहना हो, तमाम लिबास साफ सुथरा हो, लेकिन कहीं अगर निशान का, स्याही का एक निशान धब्बा लगा हुआ है, सबसे पहली नज़र में उस पर जाती है। 6 फुट का बंदा, साफ़ सुथरा लिबास नज़र नहीं आता, वो निशान धब्बा सबसे पहले नज़र आता है। तो ऐसे ही आपने पूरा सफ़ा साफ़ सुथरा लिखा, किसी एक जगह पे कटिंग आ गई, ओवर राइटिंग आ गई,
तो वो बुरा लगेगा। पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कटिंग ना हो। अगर आपसे कोई लफ्ज़ गलत हो गया है उसको काट कर दुरुस्त करने की कोशिश ना करें, बल्कि ये करें उसके इस तरह राइट लेफ्ट ब्रैकेट डालकर ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें और लफ्ज़ को दोबारा लिखें, कटिंग ना करें। ऐसे ही ओवर राइटिंग जब आप करते हैं, लफ्ज़ पे दोबारा लफ्ज़ लिखते हैं, तो वो भी एक कटिंग की शक्ल है, बुरा लगता है। टीचर को पूरे सफ़े पे कहीं एक जगह ओवर राइटिंग कटिंग नज़र आ रही हो, बुरे तासुर से नंबर ज़रूर काटता है। आप जानते हैं बोर्ड में रिमूवर और वाइटनर अलाउ नहीं होता, बल्कि आपके पास रिमूवर वाइटनर होना भी जुर्म है। हम जब क्लासों में टेस्ट लेते हैं तो बच्चों में यही मसला होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, स्केल शेयर किया जा रहा है या रिमूवर मांगा जा रहा है। अब रिमूवर की इजाज़त ही नहीं है बोर्ड में, तो ख़ास ख्याल रखें रिमूवर वाइटनर इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक स्केल का ताल्लुक है तो आप जानते हैं अब बोर्ड में मार्जिन लाइंस लगी होंगी, आपकी वो भी जान छूट गई कि आपका स्केल हो और आप मार्जिन लाइन लगा रहे हैं। ये 3 निकात के बाद आप देखिए मैंने लाइन लगा दी है। इसकी खास वजह है 3 निकात के बाद लाइन क्यों लगाई है कि ये 3 निकात वो हैं जो टीचर को पेपर देखते ही पता चल जाएंगे, पहले सेकंड में पता चल जाएंगे, पहले लम्हे में पता चल जाएंगे। उसको टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही उसके सामने पेपर आएगा वो इन 3 चीज़ों का फौरन जायजा ले लेगा। बाकी 3 चीज़ें या 4 चीज़ें वो हैं जो टीचर को देखने में शायद 1 या 2 मिनट लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 4th पॉइंट देखें, तहरीर करदा जवाब का इब्तदाइया और इख्तितामिया भरपूर हो। टीचर की आदत होती है मुमतहिन की, वो स्टार्ट ज़रूर देखता है कि बच्चे ने स्टार्ट किस तरह से किया है। ऐसे ही जब चेक करते करते आखिर में नंबर लगाएगा तो आखिर ज़रूर पढ़ेगा। तो आप यूँ कीजिए कि जो आप सवाल कर रहे हैं, आप जानते हैं कुछ आपके पास बहुत बेहतर मटेरियल होता है, कुछ बनाया होता है और कुछ वहीं पे क्रिएट किया होता है। जिस सवाल के जवाब का बेहतरीन मटेरियल आपके पास है, जो भी बेहतरीन है, उसको इब्तदाइया में और एंड में, स्टार्ट और एंड में इस्तेमाल करें, क्योंकि आम तौर पर स्टार्ट एंड ज़रूर पढ़ा जाता है। दरमियान वाली चीज़ें आम तौर पर नज़रअंदाज हो जाती हैं, दरमियान में से 1-2 लाइनें पढ़ी जाती हैं, लेकिन स्टार्ट एंड ज़रूर पढ़ा जाता है। तो स्टार्ट और एंड बेहतरीन होना चाहिए, इसमें वो मटेरियल हो जो आपके पास बेहतरीन मटेरियल है। जी, नंबर 5, तहरीर करदा मवाद और मयार की अहमियत यकसा है। मवाद यानी कंटेंट, मटेरियल, मयार क्वालिटी, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव द इक्वल वेटेज। आधे नंबर इस चीज़ के होते हैं कि कितना ज़्यादा लिखा, मटेरियल कितना है, मवाद कितना है, और आधे नंबर इस चीज़ के होते हैं कितना बेहतर लिखा। बच्चे ये करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 सफ़े तो भर देते हैं, लेकिन अंदर काम की बात नहीं होती। मैंने भी अर्ज़ की, टीचर एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता है कि इंप्रेशन लेता है और नंबर लगा देता है। मेरा ख्याल है बड़ी गलत बयानी होगी अगर कोई लिटरेचर का टीचर कहे कि मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ। ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर बात है, मैंने भी आपको बताया, स्टार्ट एंड ज़रूर देखेगा, दरमियान में से मुख्तलिफ जगहों से 2-3 लाइनें पढ़ लेता है टीचर। वो 2-3 लाइनें पढ़ने से क्या होता है, टीचर को अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितनी मेहनत से किया है, मेहनत से किया है, बग़ैर मेहनत के किया है, पढ़ के किया है या गपशप लगाई है, उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो आधे नंबर तो इस चीज़ के हैं कि कितना ज़्यादा लिखा, कि आपने सवाल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखा, और आधे नंबर है कितना बेहतर लिखा, क्या 2 भी पॉइंट लिखा। ये असूल ख़ास तौर पे लैंग्वेज में होगा, उर्दू में और इंग्लिश में, कि आधे नंबर क्वांटिटी के, आधे क्वालिटी के। आपने दोनों चीज़ों पर तवज्जो देनी है। टीचर ने तो 2-3 लाइनें पढ़नी है, लेकिन आप ये तो नहीं जानते कि उसे 2-3 लाइनें कहाँ से पढ़नी है, तो आपको तो एक एक लफ्ज़ बनाकर लिखना पड़ेगा। इसकी सिंपल मिसाल दूँ, आपके घर में कोई खुशी के मौके पे देग पकती है चावलों की 10-12 किलो की, तो पकाने वाला कहता है जी चख कर बताएं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप 12 किलो चावल खा के बताते हैं कैसे बने। आप एक चम्मच चखते हैं, अगर वो 1 चम्मच चावल जो आपने खाए हैं अगर वो सही पके हैं तो इसका मतलब सारी देग सही पकी है, और अगर वो कच्चे हैं तो मतलब सारी देग कच्ची है। तो ऐसे ही टीचर 2-3-4 लाइनें पढ़ लेता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपने देग पकाई है वो कच्ची है या पक्की है, उसमें मीठा ठीक है या मीठा कम है, और उसके मुताबिक ये आपको नंबर देता है। जी, सवाल नंबर 6, सवाल की ज़रूरत के मुताबिक शेरी और नसरी हवाला जात दें, मगर इसमें ख्याल रखें कि खुलासे में हवाला नहीं देना होता।
नज़म का खुलासा या सबक का खुलासा हो, उसमें आपने कोई हवाला नहीं देना होता। हाँ, उसके अलावा नज़म के अशार की तशरीह में, गज़ल के अशार की तशरीह में, मुकालमे में, रुदाद में, रोज़नामचे में, इन सब में आप अशार नसरी और शेरी हवाले दे सकते हैं। याद रखें, जहाँ आप शेरी और नसरी हवाले देते हैं तो एक अच्छा तासुर पड़ता है। टीचर ये समझता है आपने तैयारी की है, वरना वो समझता है आपने बगैर तैयारी के ही पेपर दे दिया है, और एक बुरा तासुर पैदा होता है। लिहाजा हवाला जात ज़रूर दें। शेरी नसरी हवाला जात में आयत आ जाएगी, हदीस आ जाएगी, कौल, ज़ुर्बुल मिसल वगैरह आ जाएगा। इसके बाद देखिए, मैंने फिर लाइन लगा दी। पहले 3 निकात क्या थे, जो टीचर को एक लम्हे में पता चल जाएंगे। अगले 3 निकात क्या थे, जो टीचर को 1-2 मिनट लगेंगे देखने के लिए। 7वां पॉइंट टीचर के लिए नहीं, ये खुद आपके लिए है। वो क्या है, टाइम की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। जवाबात तहरीर करने के लिए वक्त की मुनासिब तकसीम करें। अब होता क्या है, बच्चे को एक सवाल आता है, वो किए चले जा रहा है, किए चले जा रहा है, ये देखे बगैर कि बाकी कितना टाइम रह गया। आमतौर पर ऐसा होता है, 3 घंटे का आपका बोर्ड का पेपर है, आखिरी 30 मिनट बाकी हैं, अनाउंस होता है कि आखिरी लास्ट 30 मिनट्स और आपके 2 या 3 सवाल बाकी हैं। तो अब मुझे बताएं आपके नंबर अच्छे कहाँ से आएंगे। यानी आपने इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया कि कितना टाइम गुजर गया, कितना बाकी है। अजीज़ तुलबा, जब आप पेपर शुरू करें तो आपके जहन में पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो कि किस सवाल को कितना टाइम देना है। जाहिर है, जिस सवाल के नंबर ज़्यादा हैं उसको आप ज़्यादा वक्त देंगे, जिस सवाल के नंबर कम है उसको कम वक्त देंगे। इसके लिए मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक फार्मूला बनाया हुआ है, 1 to 5 का फार्मूला। बच्चे मुझे, मेरे स्टूडेंट इसी हवाले से जानते हैं कि सर ये 1 to 5 के फार्मूले वाले टीचर हैं। ये आपको 1 to 5 आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। 1 to 5 से मुराद मैं ये लेता हूँ कि बोर्ड में एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट होते हैं, जिसके अंदर आपने कम से कम 5 लाइनें लिखनी होती हैं। एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट है, जिसमें आपने कम से कम लाइनें लिखनी है। अच्छे नंबर लेने वाले 2 मिनट में 6 लाइनें भी लिखेंगे, जिन्होंने पोजीशन लेनी है वो 2 मिनट में 7 लाइनें भी लिखेंगे। लेकिन ये कम से कम मयार है। अगर आप 2 मिनट में 5 लाइनें भी नहीं लिख सकते तो फिर भूल जाइए कि आप अच्छे नंबर लेंगे, आप पूरा पेपर कर ही नहीं सकते। एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट में 5 लाइनें लिखनी होती हैं। कम से कम बात उलट कर लें कि कम से कम 5 लाइनें आपने 2 मिनट में लिखनी है, तो आप एक नंबर के हकदार बनेंगे। तो इस फार्मूले को ज़हन में रखिए। 1 to 5 का फार्मूला आपको ज़बानी समझा दूं। देखिए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 20 मिनट का निकाल दें तो बाकी बचा 80 नंबर का पेपर, और टाइम कितना बचा, 160 मिनट। आपने 80 नंबर का पेपर 160 मिनट में करना होता है। 160 को 80 पे तकसीम करें तो जवाब आता है 2, यानी एक नंबर के लिए आपको 2 मिनट मिलते हैं। इसी 1 to 5 फार्मूले की वजाहत मैंने नीचे कर दी, अगर आपको समझ पाएँ। देखिए, सवाल नंबर 1 हिस्सा मौरूज़ी होता है, 20 नंबर का होता है और 20 मिनट का होता है। उसके बाद सवाल नंबर 2 के 2 हिस्से होते हैं। अलिफ हिस्सा नज़म, ये 10 नंबर का है, आपको 20 मिनट मिलेंगे। बे तशरीह गज़ल, ये भी 10 नंबर की, आपको 20 मिनट मिलेगी। तो आप ये देखिए, मैंने लाइन लगा दी, 20, 20 और 20, ये 1 घंटा पूरा हो गया। यानी जब आप पेपर करेंगे, जब पहला घंटा मुकम्मल हो तो आपका हिस्सा मारूज़ी और अशआर का हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। पहले 1 घंटे तक आपका अशआर का हिस्सा मुकम्मल। आगे चलिए, सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह, ये 15 नंबर की होती है, तो उस फार्मूले के मुताबिक आपको 30 मिनट मिलेंगे। सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा, 10 नंबर का होता है, आपको 20 मिनट मिलेंगे। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा, 5 नंबर का होता है, आपको 10 मिनट मिलेंगे। तो ये देखिए, 30, 20 और 10, ये 1 घंटा पूरा हो गया। जब पहला घंटा मुकम्मल हुआ था तो आपका अशआर तक मुकम्मल था। जब दूसरा घंटा मुकम्मल हुआ तो आपकी टेक्स्ट बुक मुकम्मल हो गई। आखिरी तीसरा घंटा सिर्फ ग्रामर के लिए होता है। देखिए कितनी आसान सी बात है, आप ज़हन में तकसीम रखें। पहला घंटा मारूज़ी और शायरी के लिए, दूसरा घंटा टेक्स्ट बुक के लिए,
आखिरी घंटा ग्रामर के लिए देख लीजिए। सवाल नंबर 6 में मुकालमा, रुदाद, रोजनामचा, इनमें से आपको एक करना होता है। 10 नंबर का है, आपको 20 मिनट मिलते हैं। सवाल नंबर 7 दरखास्त या रसीद 10 नंबर की होती है, आपको 20 मिनट मिलेंगे। सवाल नंबर 8 तलखीस निगारी 10 नंबर की होती है, 20 मिनट मिलेंगे। तो देखिए 20, 20 और 20, 60, 1 घंटा पूरा हो गया। तो आपके सामने मैंने डिस्ट्रीब्यूशन रखी कि 100 नंबर का पेपर के लिए आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी 3 घंटे मिलते हैं। पहले घंटे में आपने हिस्सा मारूजी किया, शायरी मुकम्मल की, दूसरे घंटे में टेक्स्ट बुक मुकम्मल की, तीसरे घंटे में आपने हिस्सा ग्रामर को दिया। अब इस तरह आप चलेंगे तो आपके जहन में होगा एक अहम बात कि इम्तहान में आपका स्ट्रेस वॉच घड़ी होनी चाहिए। बार बार आप टाइम पूछते हैं, इरिटेट होता है। आपको पता हो 3 घंटे की तकसीम किस तरह से करनी है, यूँ नहीं कि किए चले जा रहे हैं। टाइम की पूरी तकसीम आपके पास हो। तो अज़ीज़ तलबा, ये मैंने वजाहत की 1 to 5 के फार्मूले की। ये 7 निकात आपके सामने लिखे। इनमें कोई बात आपके लिए नई नहीं थी, लेकिन शायद आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा ना हो। आप इन पर अमल करेंगे, आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यकीन के साथ अच्छे नंबर लीजिए, अपने वालिदैन को खुश कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और दुआओं में हमें भी याद रखें। इसके साथ ही अज़ीज़ लेक्चर मुकम्मल होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर मुफीद लगा हो, काम की बातें लगी हों, तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रोफेसर मुशर्रफ नाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।